आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल में, ठीक है, ध्यान रखना है। उत्तर मतलब क्या होता है हिंदी में? क्या होता है बताओ? उत्तर मतलब होता है बाद का, ठीक है। जैसे पूर्व प्रधान बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। उत्तर मतलब क्या होता है? बाद में। तो गुप्त उत्तर बोल रहे हैं, मतलब क्या होता है? गुप्त काल के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। गुप्त काल में हम लोग पढ़े हैं, श्रीगुप्त पढ़े हुए थे, चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण, हुण का आक्रमण, स्कंदगुप्त, यही सब पढ़े थे, और भानुगुप्त के अरण्य अभिलेख, ठीक है ना, ये पढ़े हुए थे। बाकी उसमें कुछ कला संस्कृति मंदिर वगैरह है, और ये सब निर्माण हुआ है, रचनाएं, वही सब मेन रहेगा, ठीक है। और नवरत्न पढ़ चुके थे हम लोग, ठीक है। उसको आप लोग लिखना बस बाकी है। हम लोग पढ़े गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत पुष्यभूति वंश। ध्यान से समझेंगे। पुष्यभूति वैसे ही बोलेंगे हम लोग वर्धन वंश, पुष्यभूति या वर्धन वंश। ये लगभग जो है 6वीं शताब्दी, ठीक है, 6वीं शताब्दी जो है ईस्वी में, मतलब एडी में ये वंश आया हुआ है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। दिख रहा है इधर सुभाष? देखो एक बार, ठीक है। संस्थापक की बात करें, इस वंश के संस्थापक, नए वंश पढ़े, कौन सा वंश पढ़े हम लोग? पुष्यभूति या वर्धन वंश। इसके संस्थापक का ही नाम पुष्यभूति था, इसलिए इसका नाम क्या हुआ है? पुष्यभूति, ठीक है, ध्यान रखना है। पुष्यभूति हुआ है, ये याद रखना है। अगर इनकी हम लोग राजधानी की बात करें, प्रारंभिक राजधानी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। राजधानी चेंज हुआ है, इसको प्रारंभिक लिख देता हूँ, ध्यान समझिएगा। इनकी प्रारंभिक राजधानी तो क्या थी? थानेश्वर। और थानेश्वर जो जगह है वो पड़ेगा आपका हरियाणा में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? हरियाणा में है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इतना वो हो गया। उसके बाद इसमें जो प्रमुख शासक थे, ये तो संस्थापक बस है, कौन? पुष्यभूति, लेकिन इसमें एक प्रमुख शासक थे, वो याद रखना है आपको, प्रभाकर वर्धन। कौन रहेंगे? प्रभाकर वर्धन, ठीक है। हम लोग जो है थोड़ा सा प्रभाकर वर्धन के बारे में ही पढ़ेंगे। प्रभाकर वर्धन, ठीक है, ये भी वर्धन वंश के शासक है। इनकी अगर बात करें, राजधानी तो सेम थी, राजधानी सेम का मतलब क्या है? थानेश्वर ही थी, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। पत्नी की बात करें तो इसकी पत्नी थी यशोमती। कौन थी? यशोमती। और इनके 2 पुत्र थे, याद रखना है, 2 पुत्र थे, जिसमें से बड़ा पुत्र का नाम था राज्यवर्धन, ठीक है, ये याद रखना है। और दूसरा जो पुत्र था वो क्या है? हम लोग पढ़ेंगे मेन शासक इसमें हर्षवर्धन। हम लोग को मेन शासक हर्षवर्धन ही पढ़ना है, ठीक है, राजा हर्षवर्धन के बारे में, राजा हर्षवर्धन। और इनकी पुत्री कितनी थी? एक पुत्री थी जिसका नाम था राज्यश्री था, ठीक है, ध्यान रखना है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? हर्षवर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, इसकी स्थापना कब हुई है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब ईस्वी में हुई है, ठीक है। संस्थापक पुष्यभूति है। राजधानी इसकी क्या है? प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर। ये थानेश्वर जो एग्जैक्ट जगह कहाँ पड़ेगा? कौन से राज्य में? हरियाणा में पड़ेगा, ठीक है। प्रमुख शासक की बात करें तो कौन है इसमें? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की पत्नी कौन थी? ये यशोमती करके, ठीक है। और इन दोनों के 2 पुत्र थे और एक पुत्री थी। बड़ा पुत्र कौन सा था? राज्यवर्धन। और छोटा पुत्र हर्षवर्धन। और एक पुत्री थी राज्यश्री करके, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद थोड़ा सा मैं इधर मैपिंग कर रहा हूँ।
लगभग याद रखना है भारत में, समझ आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, बनता नहीं है, ठीक है। चलो, तो हम लोग बात करें एग्जैक्ट जगह, इसमें थानेश्वर की बात करेंगे। थानेश्वर कहाँ पे है? ये हरियाणा एरिया है, ये याद रखना है, थानेश्वर यही थानेश्वर है। और कौन सा राज्य है? हरियाणा लिख जाऊँ, एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये हरियाणा, थानेश्वर यहाँ पे है, ठीक है, ये हो गया। थानेश्वर की यहाँ की जो एक बेटी थी, बेटी कौन है इसमें से? राज्यश्री। इनका विवाह यहाँ पे क्या है? उत्तर प्रदेश में कन्नौज पड़े हैं, क्या है? और कन्नौज कौन से राज्य में पड़ेगा? यूपी में पड़ेगा। अभी आप लोग का टेस्ट भी है। कन्नौज कौन सी नदी किनारे है? रामगंगा नदी किनारे, ऊपर से निकल कर इसमें मिलती है वो कन्नौज में ही, ठीक है। गंगा की सहायक नदी है रामगंगा नदी, ठीक है। ये हो गया कन्नौज। तो कन्नौज में एक शासक थे ग्रहवर्मा, क्या नाम है? ग्रहवर्मा। देखो हम लोग वर्धन वंश पढ़ रहे हैं, ये कहाँ पे शासन करते थे? इस जगह हरियाणा वाले एरिया पे, ठीक है। उसी दौरान, ठीक है, अलग अलग एरिया में सब लोग अलग अलग वंश शासन कर रहे थे। ये तो पर्टिकुलर कहाँ करते थे? थानेश्वर में, ठीक है। और गुप्त लोग तो पूरा भारत में किए हैं, लेकिन गुप्त लोग अगर वो शक्तिशाली शासक तो गुप्त वाला, उसके बाद बिखर गया, सब क्या छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया और सब क्या अपना अधिकार जमा लिया, अपना अपना शासन करने लग गए। तो हरियाणा या थानेश्वर में वर्धन वंश किए, और इधर कौन शासन कर रहा था? कन्नौज में ये हम लोग पढ़ेंगे इधर मौखरी वंश वाला, मौखरी शासक बोलते हैं इसको। कौन शासक बोलते हैं? मौखरी शासक। कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मा लोग शासन किए, ठीक है। यहाँ की जो बेटी है राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ? ग्रहवर्मा के साथ, ठीक है, ध्यान रखना है। इसका विवाह जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ, वैट से लिख देता हूँ, ठीक है, इसे भी है। इसका विवाह किसके साथ हुआ है? ग्रहवर्मा। किसके साथ हुआ है? ग्रहवर्मा, कन्नौज के ग्रहवर्मा। ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है, फिर नोट्स भेज दिया जाएगा, घर में करेंगे कंप्लीट। राज्यश्री का विवाह ग्रहवर्मा के साथ हुआ, और ग्रहवर्मा कहाँ का शासक था? कन्नौज का, ठीक है, ये याद रखना है। और यहाँ पे एक जगह है आपको याद रखना है, मालवा। कौन सा जगह है मध्य प्रदेश इलाका में? मालवा का क्षेत्र है, ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। मालवा का शासक एक रहेगा देवगुप्त। क्या नाम रहेगा इसका? देवगुप्त रहेगा। देवगुप्त ने क्या किया? ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? ये भी सभी भारत में जितने अलग अलग क्षेत्र हैं सब में अलग अलग वंश शासन कर रहे थे, क्योंकि भारत में अगर केंद्रीकृत व्यवस्था की बात करें, सबसे बड़ा साम्राज्य ये सब मौर्य था, गुप्त था, जिन लोग क्या है पूरा भारत भर में शासन किए हैं, लेकिन ये सब क्या है? पर्टिकुलर एरिया में शासन किए हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो हरियाणा एरिया में वर्धन वंश शासन कर रहे थे, कन्नौज एरिया में मौखरी वंश शासन कर रहे थे, और ये जो मध्य प्रदेश वाले इलाके उसमें मालवा वंश शासन कर रहे थे। इसके शासक एक देवगुप्त है, वो किसकी हत्या कर देते हैं? कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा। और ग्रहवर्मा की पत्नी कौन है? राज्यश्री है। अब इसकी बहन को हत्या करेंगे, मतलब इसकी बहनोई को, मतलब दामाद को, तो भाई लोग तो गुस्सा आ जाएंगे, ठीक है ना। तो राज्यवर्धन ने क्या किया? देवगुप्त को, देवगुप्त ने हत्या किया है ना इसके बहनोई को या दामाद को, तो राज्यवर्धन किसको मार दिया? देवगुप्त को, ठीक है, ये याद रखना है। देवगुप्त को मार दिया राज्यवर्धन ने, ठीक है। फिर राज्यवर्धन को किसने मारेगा? यहाँ पे एक गौड़ शासक रहेगा बंगाल का, बंगाल में शासक रहेंगे गौड़ शासक, ठीक है, जिसका नाम रहेगा शशांक। ध्यान रखना है, क्या नाम रहेगा? शशांक। शशांक ने किसको मार दिया? राज्यवर्धन को मार दिया, ठीक है। यहाँ पे एक सीरीज लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि ग्रहवर्मा कौन है? मतलब पुष्यभूति वंश का कौन है? वो दामाद है एक प्रकार से, ठीक है। राज्यश्री का क्या है? पति है, ठीक है। ग्रहवर्मा की हत्या किसने की है? देवगुप्त, मालवा के शासक देवगुप्त ने की, ठीक है। अब ग्रहवर्मा की हत्या की तो राज्यश्री का जो बड़ा भाई है वो गुस्सा आ गया, वो किसको मार दिया? देवगुप्त को मारा। फिर ठीक है, ये देवगुप्त किसने मारा है? राज्यवर्धन ने। राज्यवर्धन मारा ना देवगुप्त को, और राज्यवर्धन किसने मार दिया? शशांक ने। और शशांक को फिर पराजित यहाँ मारा किसने है? इसका एक छोटा भाई बचा हुआ है हर्षवर्धन, तो वो मार देगा। ये ध्यान रखना है, बदला का बदला हो रहा है इधर, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो राज्यश्री का विवाह कन्नौज के ग्रहवर्मा के साथ हुई थी। इसकी हत्या, ग्रहवर्मा की हत्या किसने की है? देवगुप्त ने। और देवगुप्त की हत्या किसने की है? जो लड़की है, मतलब राजकुमारी, उसके जो बड़ा भाई है, ठीक है, राज्यवर्धन ने कर दी। और राज्यवर्धन की हत्या किसने कर दी? शशांक ने कर दी। और फिर शशांक लास्ट में कौन बचा इसमें वंश में? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इसको पराजित किया और किस पे अधिकार कर लिया? कन्नौज पे। देखो ध्यान देना है, देवगुप्त ने किसको मारा है? मतलब किसको मारा है?
गृहवर्मा को। और इसको जो पत्नी रहती है, पत्नी कौन है? राज्यश्री, उसको क्या है, कैद कर लेता है वो, ठीक है, कैद कर लेता है इसकी पत्नी को, ठीक है, मतलब राज्यवर्धन हर्षवर्धन की बहन को कैद कर लेता है। उसके बाद लास्ट में कौन छुड़ाता है उसको? हर्षवर्धन ही छुड़ाता है, ठीक है, हर्षवर्धन उसको हरा के, ये याद रखना है। उसके बाद जो है देखो ये सब एरिया है, ठीक है, इसका जो पति है वो तो क्या है, एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, ये एरिया पूरा किसका हो जाएगा? फिर हर्षवर्धन यही शासन करने लग जाएंगे, ठीक है। लास्ट में हर्षवर्धन की हम लोग हर्षवर्धन पढ़ेंगे, उसकी राजधानी कहाँ पढ़ेंगे? अब कन्नौज पढ़ेंगे, याद रखना है। इसलिए इसमें दो राजधानी पढ़ेंगे हम लोग कि वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। अब जितना भी लगभग युद्ध चल रहा है उसके बाद क्या है, कन्नौज वाले में चल रहा है इधर, ठीक है ना। तो उसके बाद राजधानी हर्षवर्धन ने कहाँ ट्रांसफर करेगी? कन्नौज, ये याद रखना है, ठीक है। इधर नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सुभाष? दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग शासन पढ़ेंगे हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन जो राज्याभिषेक पढ़ते हैं, ठीक है, राज्याभिषेक जो है 606 ईस्वी में, ठीक है। और ये 16 साल की उम्र में क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। और इनकी राजधानी की बात करें, राजधानी इसकी क्या थी? कन्नौज थी, ठीक है। और कन्नौज का भी कभी कभी नाम आ जाता है, पुराना नाम क्या था? कन्नौज शहर का ही बोल रहे हैं, ठीक है। कन्नौज शहर का याद रखना है महोदया, क्या नाम रहेगा? महोदया रहेगा कन्नौज का, ये याद रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी अगर उपाधि की बात करें हर्षवर्धन की, दिख रहे हैं ना इधर, कटेगत बताना इधर, ठीक है। इनकी उपाधि की बात करें तो शीलादित्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा हर्षवर्धन की उपाधि? शीलादित्य, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो शीलादित्य उपाधि है किसकी है करके, किसकी रहेगी? हर्षवर्धन की रहेगी, ये याद रखना है। और हर्षवर्धन ने नाटक भी लिखा है, इसकी नाटक बहुत फेमस है, नागानंद, प्रियदर्शिका है और रत्नावली, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये हो गया। और बात करें इधर, इसको मिटा दूं मैप को, ठीक, फोटो खींच ले रहा हूँ एक बार, ठीक है, भेजना मेरे पास, ठीक, ज्योति फोटो खींच रहा हूँ इसका। हो गया? तो याद करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वंश है ये। ये हो गया। हर्षवर्धन के बारे में ही पढ़ रहे हैं अभी तक ना, याद रखना है। इधर कंचन क्यों खुश हो रहे हैं जी? चलो ठीक। दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट, याद रखना है। कौन थे? बाणभट्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अगर बात करें हम लोग कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे, जिन्होंने कौन सी रचना की है? प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के समय कौन थे? पतंजलि थे, ये याद रखना है, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया उन्हीं के लिए, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन रहेंगे? बाणभट्ट रहेंगे, ठीक है। और बाणभट्ट की रचनाएं भी है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं इनकी रचनाएं पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? पहला रचना हम लोग देख रहे हैं इसमें हर्षचरित, ठीक है। ये किसके दरबार में रहते थे? हर्ष, तो हर्ष के चरित्र के बारे में वो जानते थे पूरा, ठीक है, कि कैसा हर्षवर्धन जो राजा है वो किस प्रकार का राजा है करके। इन्होंने क्या पुस्तक लिखा है? हर्षचरित लिखा है, कादम्बरी लिखा है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर्षचरित लिखा है और क्या लिखा है? कादम्बरी लिखा है, ठीक है ना। ये दोनों रचना किसने की है? बाणभट्ट ने। और एक चीज़ ये भी याद रखना है, छत्तीसगढ़ में हम लोग पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? ठीक है, वन भैंसा है ना, याद रखना है, जंगली भैंसा या वन भैंसा, ठीक है ना। जिसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है? बुबालस बुबेलिस करके है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो कादम्बरी जो बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी में, ठीक है ना, उसी में क्या है, जो जंगली भैंसा है उसको क्या है? साक्षात मृत्यु का प्रतीक बताया गया है,
याद रखना इसी रचना में। जंगली भैंसा साक्षात मृत्यु का प्रतीक है, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, बहुत डेंजरस है करके, अगर सामने आ गया तो फिर आदमी नहीं बचेगा करके, साक्षात मृत्यु का प्रतीक है बताया है, ठीक है, कादम्बरी रचना में। और कादम्बरी रचना किसकी है, तो बाण भट्ट की है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। और याद रखना है हर्षवर्धन के टाइम एक चीनी बौद्ध यात्री आया था, कौन आया था, वेन सॉन्ग आया था, ये चीनी था, क्या करने आया था, बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने आया था। और कब आया था याद रखना है, वेन सॉन्ग की बात कर रहे हैं हम लोग, वेन सॉन्ग आया था भारत 329 ईस्वी में आया था, और वापस चीन कब गया है, सॉरी हाँ 629, ठीक है, लिख सही रहा हूँ दूसरा बोल, ठीक है, 629 ईस्वी में आया था और वापस कब गया है चीन, 645 में। लगभग कितने साल रहा है, 15 साल रहा है। तो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि हर्षवर्धन बोलता हूँ, वेन सॉन्ग जो है भारत में कितने साल रहा है, 15 साल रहा है, ठीक है, ये याद रखना है। तो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि वेन सॉन्ग जब भारत आया, ठीक है, तब कौन सा वंश का शासन चल रहा था, तो मतलब किसके टाइम में आया था, कौन राजा था बताओ, किस राजा के दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक, ये याद रखना है आपको। और इन्होंने इस 15 साल की यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ की भी यात्रा की है, ध्यान रखना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की यात्रा 10 साल बाद की है, मतलब ये 629 में आया है, 10 साल बाद क्या होगा, 639 होगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की यात्रा ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ की यात्रा की है इन्होंने 639 ईस्वी में। और छत्तीसगढ़ में कहाँ घूमे हैं ये, सिरपुर। आप लोग छत्तीसगढ़ बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है CGPSC में कि वेन सॉन्ग जो है छत्तीसगढ़ की यात्रा कब की है, तो 639 ईस्वी में सिरपुर की। और उस टाइम अगर छत्तीसगढ़ में बात करें, छत्तीसगढ़ में कौन राजा थे जिसके शासनकाल में आए थे, तो सिरपुर में पांडुवंश शासक थे, ठीक है, पांडुवंश, महाशिवगुप्त बालार्जुन पढ़ेंगे आप लोग, पढ़े हो ना जी, ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में वेन सॉन्ग जो है छत्तीसगढ़ आया था, हाँ पांडुवंश शासक, ठीक है, इसको भी लिख देता हूँ यहीं पे। छत्तीसगढ़ जो आए थे, छत्तीसगढ़ में कौन सा वंश चल रहा था, पांडुवंश, पांडुवंश का शासन चल रहा था। और पांडुवंश के शासक का नाम क्या था, महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त का क्या नाम था, बालार्जुन था, ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करना है ये हर्षवर्धन जो है, ठीक है, वेन सॉन्ग तो इतना ही था, याद रखना है। हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5 साल में एक प्रयाग सभा करते थे, प्रत्येक 5 वर्षों में, जिसमें वह अपनी क्या है, संपत्ति जितना भी कमाए हैं, ठीक है, उसको दान कर देते थे, ठीक है, ये भी याद रखना है। और हर्षवर्धन ये भी याद रखना है कि कुंभ मेला की शुरुआत की है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, कुंभ मेला की शुरुआत किसने की है, हर्षवर्धन ने की है। और कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, अगर बात करें नॉर्मल तो कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में, दूसरा उज्जैन और नासिक, और बताओ कोई, और चौथा है हरिद्वार। कितने जगह लगता है, 4 जगह लगता है। प्रयागराज में कौन सी नदी है, गंगा यमुना के संगम पे लगता है, ठीक है। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी, नासिक में गोदावरी नदी, और हरिद्वार में गंगा नदी की, ठीक है, ये याद रखना है। क्वेश्चन सिंपल सा आता है, शायद प्रयाग में ही किया इन्होंने शुरुआत, ठीक है, कि कुंभ मेला की शुरुआत किसने की है, हर्षवर्धन ने की है, ये याद रखना है आपको, ठीक है, ये हो गया है, ठीक है। इधर जगह है कि नहीं जगह है, सुभाष नहीं है, मिटा दो इसको, इधर का मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। याद करते रहो ना, यही याद हो जाना चाहिए। देख लो इसमें छत्तीसगढ़ की यात्रा की है, वेन सॉन्ग कब आया, 629 में, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। वेन सॉन्ग कौन था, चीनी यात्री था, क्या करने आया था यहाँ, बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने, ठीक है। और कौन से विश्वविद्यालय से, नालंदा विश्वविद्यालय से, ठीक है, याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, और बिहार में है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया है, कौन से गुप्त शासक ने, कुमारगुप्त ने कराया, ठीक है, याद रखना है, कुमारगुप्त, ठीक है। और याद रखना है, ठीक है, ये हो गया। और नालंदा जिस टाइम वेन सॉन्ग पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, उस समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति
क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, वाइस चांसलर कौन थे, याद रखना है, शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र, आचार्य शीलभद्र थे। वहाँ के क्या थे? कुलपति थे, मतलब मुखिया थे वो विश्वविद्यालय के, ठीक है। ये याद रखना है आपको, हाँ, ठीक है। ये हो गया। और बात करें हम लोग की वेन-त्सांग को, एक हम लोग पढ़ेंगे ऐहोल प्रशस्ति एक रचना है, इसको हम लोग चालुक्य वंश में ही पढ़ेंगे। ऐहोल प्रशस्ति एक रचना है, रचनाकार है कवि इसके रवि कीर्ति। क्या नाम है? रवि कीर्ति नाम है, ठीक है, कवि का। इन्होंने रचना किया है ऐहोल प्रशस्ति। इसमें क्या बोला गया है कि वेन-त्सांग और एक चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का दोनों का युद्ध चला था करके, ठीक है ना। कौन सी नदी बोलेगा तो इसमें नर्मदा नदी, ठीक है, याद रखना। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। दोनों में कौन जीता है? ये जीता है, ठीक है, ध्यान रखना है। पुलकेशिन द्वितीय जीता है। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। वेन-त्सांग लिखता हूँ यार सर, हर्षवर्धन है, बार बार वेन-त्सांग हर्षवर्धन एक बार। राजा हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का दोनों का युद्ध चला था। जीता कौन है? ये जीता है। और इसकी जो जानकारी है किससे प्राप्त होती है? ऐहोल प्रशस्ति रचना किसने की है ऐहोल प्रशस्ति की? ये रवि कीर्ति। और रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि रहेंगे? इसके रहेंगे। हम लोग दूसरा वंश पढ़ेंगे, ठीक है, जो हम लोग कर्नाटक एरिया में पढ़ेंगे, कर्नाटक वाले एरिया में, ठीक है। उधर क्या है? चालुक्य वंश का शासक था, ठीक है। अलग अलग एरिया हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन कौन से एरिया है? कन्नौज की बात की है, मौखरी वंश वाला पढ़ रहे थे, और इधर थानेश्वर में वर्धन वंश पढ़े हैं, बंगाल में गौड़ शासक पढ़े हुए थे, मालवा में कौन शासक पढ़े? देवगुप्त पढ़े हैं। चालुक्य इधर नीचे साइड रहेगा, ठीक है, पल्लव भी नीचे साइड रहेगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रकूट ये सब का, ठीक है। तो हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का नर्मदा नदी किनारे युद्ध हुआ है, और इसमें चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय जीते हैं। इसकी जानकारी ऐहोल प्रशस्ति जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ये याद रखना है। ये हो गया। और है क्या? देखो उसमें कुछ क्या लिखा है, कुछ छूटा होगा तो उसको बता देते हैं, फिर तो लगभग ये खत्म हो गया। हाँ, इसके दरबारी कवि ये थे, ठीक है, ध्यान रखना है। और कुछ लिखा है देखो उसमें, हाँ, ठीक है, वेन-त्सांग की पुस्तक देख लेते हैं। वेन-त्सांग ने पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है? सियुकी। इन्होंने ये पुस्तक लिखा है, ठीक है, ध्यान से समझिए। सियुकी पुस्तक लिखा है जिसमें वो जहाँ भी यात्रा किए हैं, भ्रमण किए हैं, सबके बारे में उल्लेख किया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ में भ्रमण किए हैं कि नहीं किए हैं? बिल्कुल आए हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, ठीक है ना। सिरपुर यात्रा किए हैं, और छत्तीसगढ़ में जो अपने बुक लिखे हैं उसमें छत्तीसगढ़ नाम से उल्लेख नहीं किया है। छत्तीसगढ़ का पहला नाम क्या था? कोसल था, ठीक है ना। तो कोसल उनको लिखने नहीं आता था, तो कोसल को वो क्या लिखे हैं? कोसल के जगह उस बुक में क्या लिखा गया है? इसमें किया सलो लिखा गया है। क्या लिखा गया है? तो इतिहास का लोग समझे हैं कि यही किया सलो क्या है? छत्तीसगढ़ है करके, ठीक है। उसको कोसल बोलने नहीं आता, लिखने नहीं आया ठीक से, ठीक है, वेन-त्सांग को। तो क्या लिखा है पिंजीनी भाषा में? किया सलो लिख दिया है, ठीक है, ध्यान रखना है कोसल को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि वेन-त्सांग की पुस्तक सियुकी में छत्तीसगढ़ का नाम किस नाम से है? किया सलो के नाम से है। और वेन-त्सांग की पुस्तक कौन है? सियुकी है, ठीक है। ये हो गया। और क्या लिखा है जी? देखो मथुरा लिखा है क्या? दिखाओ इतना, नहीं ये वाला नहीं, दूसरा कोई बोल रहा। बाकी हमारा सब लगभग हो गया है। सियुकी, पुलकेशिन द्वितीय, ऐहोल प्रशस्ति। और एक चीज़ याद रखना है, इस वर्धन काल में सूती कपड़ा उत्पादन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूती कपड़ा उत्पादन हेतु सबसे प्रसिद्ध नगर, एकदम फेमस नगर कौन था? तो याद रखना है मथुरा था। और मथुरा कौन सी नदी किनारे स्थित है? श्रेष्ठ है, बताओ, ठीक है,
हाँ, आगरा मतलब आगरा और मथुरा दोनों कौन सा है? यमुना। ठीक है, ध्यान रखना है उसको। ठीक है, और ध्यान रखना है, देखो वेनसोंग जो है कौन सा धर्म मानने वाला था? बौद्ध धर्म मानने वाला था, इसलिए तो क्या है बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने आया था। ठीक है ना। इनसे कौन प्रभावित हो गया वेनसोंग से? किसके दरबार में आया था? कौन से राजा के दरबार में? हर्षवर्धन राजा। तो राजा हर्षवर्धन भी कौन सा धर्म अपना लिए? हर्षवर्धन भी कौन सा धर्म अपना लिए? बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म में कौन सा वाला शाखा? महायान शाखा। दो शाखा पढ़े हैं ना, महायान और हीनयान पढ़े बौद्ध धर्म, तो महायान शाखा ही अपना लिए। ठीक है, और एक याद रखना है इसमें नोट पॉइंट में। ठीक है, शशांक कहाँ का राजा था? बंगाल का एरिया का था। शशांक ने किसको मारा है? राज्यवर्धन को, मतलब हर्षवर्धन का जो बड़ा भाई था उसकी हत्या की है वो। ठीक है, ये याद रखना है। शशांक ने याद रखना है, शशांक बौद्ध धर्म का विरोधी था। क्या था? बौद्ध धर्म का विरोधी था, बौद्ध विरोधी। बौद्ध धर्म का विरोधी था। तो ये क्या किया? गौतम बुद्ध ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की है? कौन सी जगह? बोध गया में। बोध गया में। तो वहाँ क्या है? कौन सा वृक्ष था? कौन से वृक्ष के नीचे किनारे प्राप्त किया है? बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष। तो ये पीपल वृक्ष क्या कर दिया? कटवा दिया है। ठीक है, याद रखना है शशांक ने, क्योंकि शशांक क्या है? बौद्ध धर्म का विरोधी था। ठीक है ना। तो जहाँ गौतम बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त किया है बोध गया में, जिस वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष क्या कर दिया? कटवा दिया, जला दिया। याद रखना, किसने? शशांक ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग लगभग क्या है, वर्धन वंश में इतना ही है। ठीक है ना, इतना सफिशिएंट है। ये दरबारी का विवान भट्ट की रचनाएं हैं, वेनसोंग किसका टाइम आए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एहोल प्रशस्ति ये सब। ठीक है।